इगुना के विशाल समुद्र में एक महाद्वीप है जिसका झंडा एक क्रॉस के आकार का है, एंट इsoला। इस समय एंट इsoला पर राक्षसों के राजा सैटर्न और उसकी सेना इमोन ग्रैंड मार्शल के नेतृत्व में हमला कर रही है। मानवों ने शूरवीरों का एक गठबंधन बनाकर लड़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन वे राक्षसी सेना का मुकाबला नहीं कर सके। इसी समय एक योद्धा अपने पवित्र तलवार के साथ सामने आया। उसने 3 इमोन ग्रैंड मार्शल को मार गिराया और अपने साथियों के साथ राक्षसों के राजा के नगर पहुंचा। अंतिम युद्ध में राक्षसों का राजा योद्धा की टीम का सामना नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने अंतिम जनरल एसीर के साथ एक अन्य दुनिया की ओर भाग गया। इस तरह वे दोनों टोक्यो, जापान में आ गिरे जहां मैं रहता हूं, पृथ्वी पर। चूंकि पृथ्वी पर कोई जादू नहीं है, राक्षसों का राजा और एसीर इंसान बन गए, लेकिन भाषा की असमानता और उनके कपड़ों की वजह से जापानी पुलिस ने उन्हें कॉस्प्ले में खोए हुए विदेशी समझकर पकड़ लिया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर राक्षसों के राजा ने हिप्नोसिस से कुछ ज़रूरी जानकारी निकाल ली। उसे पता चला कि इस दुनिया में जादू और राक्षस केवल कल्पनाएं हैं। फिर भी उसने सोचा कि अगर जादू की कल्पना मौजूद है तो शायद जादू को पुनर्जीवित करने का तरीका भी मिल सकता है। इसलिए उसने इंसानों की दुनिया में छिपकर जादू वापस पाने का तरीका खोजने का निर्णय लिया। थोड़े से जादू और जापानी पुलिस से मिले 10,000 येन के सहारे उसने एक नकली पहचान बनाई, बैंक खाता खोला। राक्षसों का राजा अब जेन्याओ जेनफू बन गया और एसीर का नया नाम लूसी लांग हो गया। फिर उन्होंने रूम 201 नाम के एक कमरे को किराए पर लिया, जो केवल हरा रंग का था। मकान मालकिन जीबो में हुई एक रहस्यमय महिला थी। पहली रात में जेन्याओ बहुत देर से भूखा रहा था, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। महंगे इलाज से दोनों को समझ में आया कि पैसे की अहमियत कितनी है। इसलिए जेन्याओ ने तय किया कि लूसी लांग जादू को वापस लाने की कोशिश करेगा और वह खुद पैसे कमाने के लिए काम करेगा। कुछ ही समय बाद जेन्याओ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने लगा और लूसी लांग एक आदर्श गृहिणी बन गया। तनख्वाह आने तक क्या रोज़ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाए जाएंगे? क्या आप सुपर साइज 2 हैं? क्या आप बचपन से ही हाई कैलोरी ऑयली खाना खाते हैं? लगता है 10 साल बाद खुद की जान बचाना ज़रूरी है। एक दिन काम पर जाते समय जेन्याओ की मुलाकात एक लाल बालों वाली महिला से हुई जो बिना छाते के खड़ी थी। जेन्याओ ने उसे अपना छाता दे दिया। उसके सामने अपने मैकडॉनल्ड्स के काम की बात की ओर चला गया। अब जेन्याओ पूरी तरह से एक भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था, यहाँ तक कि फ्रेंच फ्राइज़ को जादू से ठीक करने की कोशिश भी करने लगा। और एक जूनियर हाई स्कूल छात्रा जो सैन नैन्साई का सपना देखती थी, उसे जेन्याओ के लिए कुछ खास महसूस होने लगा। रात को काम के बाद जेन्याओ फिर उसी लाल बालों वाली महिला से मिला। पता चला कि वह उसकी पुरानी दुश्मन योंगजी एमिलिया है। उनका राज्य का नाम बाएं और दाएं है। वह भी जेन्याओ के पीछे पीछे टोक्यो, जापान आ गई। अब वह एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी में टेलीफोन कस्टमर बन गई है और एक सामान्य वर्किंग वुमन की तरह जीवन जी रही है, जेन्याओ से कहीं बेहतर। पहले उसने जेन्याओ की असली पहचान नहीं पहचानी, लेकिन जब उसने देखा कि वह फ्राई को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह समझ गई कि वह राक्षसों का राजा सैटर्न है। चूंकि पृथ्वी पर जादू नहीं है, तो योंगजी भी अपना मैजिक डिवाइस या धनुष इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब उसे केवल एक साधारण चाकू से ही राक्षस को मारना होगा। उसी समय पुलिस ने उन्हें झगड़ते हुए कपल समझकर पकड़ लिया। पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है। चाकू से खून निकलना कोई झगड़ा नहीं होता। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। खैर, ब्रेकअप हो तो आपस में बात करके तय करें। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए योंगजी ने कहा, हाथ छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। जेन्याओ ने छाता वापस मांगा, लेकिन योंगजी ने कहा, मैंने फेंक दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया और चले गए। अगले दिन योंगजी जेन्याओ के कमरे पर आई। 20 तारीख की घटना को लेकर जानकारी लेनी थी। अब जब उसे पता चला कि जेन्याओ मैकडॉनल्ड्स का स्थायी कर्मचारी बनना चाहता है, तो उसने कहा, अगर मैं अपनी बची हुई ताकत लगाऊं, तो तुझे मार सकती हूं। लेकिन जब तक एंट इsoला वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता, तब तक तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। इसके बाद योंगजी हर दिन काम के बाद जेन्याओ की जासूसी करने लगी। उसने देखा कि जेन्याओ बहुत ही मितव्ययी जीवन जीता है, यहाँ तक कि वह अंडे खरीदने के लिए भी भागता है, हर जगह दिखने वाले सामान्य श्रमिकों जैसा। योंगजी जेन्याओ के इरादों को नहीं समझ पाई। एक रात जब जेन्याओ काम से लौटा, उसने योंगजी से कहा, अगर तुम एंट इsoला छोड़कर जापान में नई ज़िंदगी शुरू कर लो, तो हमारे बीच की लड़ाई ख़त्म हो सकती है। लेकिन योंगजी ने जवाब दिया, किसी आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी जीना, ये नामुमकिन है।
मैं ज़रूर वापस जाऊंगी और एंटिसोला को जीतूंगी। इसी समय उन दोनों पर मैजिक बुलेट से हमला हुआ। बिना जादू के वे भागने को मजबूर हो गए। भागते समय योंगजी का वॉलेट गिर गया। क्या तुम मुझे रोक नहीं सकते? मेरा वॉलेट गिर गया है। जैन्याओ ने अपनी बचत में से 1000 येन निकाले और उसे दिए। रात को जब योंगजी सो गई तो जैन्याओ ने कहा, जब हम जापान आए तो हम 2 थे, लेकिन योंगजी अकेली है। ज़रूर मुश्किल होता होगा। ये सुनकर लुवू ने कहा, कब से राक्षसों का राजा इतना नर्मदिल हो गया? इसी समय जेनियाओ को एक रहस्यमय संदेश मिला। उसमें लिखा था कि हाल ही में भूकंप आने वाला है। फिर सेन एनसाई का भी मैसेज आया। अभी भूकंप आया था और मैं चाहती हूँ कि कल तुम मेरे साथ बाहर चलो। भूकंप के बारे में बात करनी है। इसलिए जेनियाओ और सेन ने अगली रात मिलने का वादा किया।